24 दिसंबर 1971 दोपहर के तकरीबन 12 बजे पेरू के राजधानी लिमा के जॉर्ज चवेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। दिन है क्रिसमस ईव का। फ्लाइट का नंबर था लांसा 508। ये फ्लाइट पेरू के कैपिटल लिमा से लगभग 490 किलोमीटर दूर पेरू के एक दूसरे शहर पुकल्पा जा रहा है। सिर्फ 1 घंटे का सफर। इस फ्लाइट में कुल मिलाकर 92 लोग सवार हैं, 86 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर। एयरपोर्ट के अंदर हर तरफ खुशियों की माहौल है। फैमिली एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। बच्चे हाथ में गिफ्ट पकड़कर एक्साइटेड दिख रहे हैं। लोग एक दूसरे को मेरी क्रिसमस विश कर रहे हैं। सबको ये लग रहा था कि बस 1 घंटे में अपने घर वालों के पास पहुंच जाएंगे और साथ में क्रिसमस मनाएंगे। प्लेन के केबिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल है। लोग आराम से बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स मुस्कुराते हुए सबको वेलकम कर रहे थे। सीट नंबर 19F एक विंडो सीट, जहां बैठी थी 17 साल की एक लड़की जुलियाने कोपेक और बाजू में 19E पर उसके मां मारिया कोपेक बैठी थी। जुलियन के चेहरे पर साफ एक्साइटमेंट दिख रहा है क्योंकि आज वो अपने पापा हंस विलियम से मिलने जा रहा है, जो पुकल्पा में एक रिसर्च स्टेशन पर काम करते हैं। मारिया भी बहुत एक्साइटेड है। सोच रहे थे कि पूरे फैमिली साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। कल ही 23 दिसंबर को जुलियन ने अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। जुलियन और मारिया उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। फ्लाइट अटेंडेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन खत्म करते ही दोपहर के ठीक 12 बजे प्लेन रनवे पर स्पीड पकड़ने लगती है और कुछ ही देर में टेक ऑफ कर जाती है। फ्लाइट एकदम स्मूथ चल रही थी। कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मारिया और जुलियन आराम से बात कर रहे थे स्कूल ग्रेजुएशन की इवेंट के बारे में। एक्सपेक्टेड टाइम सिर्फ 1 घंटा है। एक छोटा सा सिंपल सफर। 25 मिनट निकल जाता है। प्लेन अपनी हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर आ जाती है, 21,000 फीट यानी तकरीबन 6,400 मीटर्स ऊपर। लेकिन अचानक जुलियन खिड़की से कुछ नोटिस करता है कि दूर से काले घने बादल तेजी से आते हुए। केबिन के अंदर अभी भी लोग रिलैक्स होकर बैठी थी। टेक ऑफ के बाद सिर्फ 30 मिनट ही हुए थे कि प्लेन उन काले बादलों के अंदर घुस जाती है। केबिन में अचानक अंधेरा छा जाती है। खिड़कियों से बाहर सिर्फ काले बादल दिख रहे हैं। फिर गरजने की आवाज़ शुरू होता है। बादल जैसे चीख रहे हैं। कुछ पैसेंजर्स अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और फिर पहला झटका लगता है। प्लेन थोड़ी सी हिलने लगती है। लोग टाइट हो जाती है और कुर्सी का ग्रिप पकड़ लेती है क्योंकि यह नॉर्मल टर्बुलेंस नहीं लग रहा था। मारिया तुरंत जुलियन की हाथ थाम लेती है और शांत आवाज़ में कहती है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हिलना बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ओवरहेड बिन्स भी हिलने लगती है। अब डर साफ दिख रहा था लोगों की चेहरों पर। और फिर प्लेन जैसे टूटने वाली हो, ऐसे ही एक बहुत तेज झटका, और उस झटके के साथ ही ओवरहेड बिन्स खुल जाती है और बैग्स नीचे गिरने लगती है। क्रिसमस की बॉक्सेस, फ्लावर्स सब केबिन के अंदर बिखर जाती है। हर तरफ चिल्लाने की आवाज़, हर कोई मदद के लिए चीख रहे हैं। जुलियन और मारिया एक दूसरे की हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और मारिया अपनी शांत आवाज़ में फिर से कहती है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। Don't be afraid, everything will be all right. बिजली चमकने लगती है बार बार हर तरफ से। जुलियन खिड़की से बाहर देखती है और उसी वक्त लेफ्ट इंजन पर एक तेज रोशनी चमकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक। बिजली सीधा इंजन को हिट कर देता है और उसी वजह से इंजन में आग लग जाती है। एरोप्लेन के पंखे टूटने लगती है और पूरे बॉडी में बड़ी बड़ी क्रैक्स होना शुरू हो जाती है। और ये सब जुलियन अपनी आंखों से देख रही है। फिर मारिया की तरफ मुड़ती है। मारिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, दिस इज द एंड, इट्स ऑल ओवर। ये मारिया की आखिरी शब्द थे। और फिर एक भयानक आवाज़ आती है, जैसे कुछ बहुत बड़ी सी चीज़ टूट रही हो, और उसी आवाज़ के साथ प्लेन मिड एयर में क्रैश हो जाती है। सब कुछ बिखरने लगती है, सीट उखड़ने लगती है और लोग एक साथ हवा में नीचे गिरने लगती है। और दूसरी तरफ जुलियन को जब एहसास होता है, वो देखती है माँ गायब, प्लेन गायब। वो अकेली है, अपनी सीट से बंधी और गिर रही है 10,000 फीट की ऊंचाई से 3 किलोमीटर नीचे अमेज़न की जंगल की तरफ। दोस्तों, जो आपने अभी देखा वो सच है। 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस ईव को लांसा फ्लाइट 508 लिमा से पुकल्पा जाते हुए थंडरस्टॉर्म में घुस जाती है और 12:36 पर टेक ऑफ के सिर्फ 36 मिनट बाद लाइटनिंग प्लेन को हिट करती है और प्लेन हवा में टुकड़े टुकड़े हो जाती है। 92 लोग, 91 डेड, लेकिन बच जाती है 17 साल की वो लड़की जुलियाने कोपेक।
25 दिसंबर 1971 क्रिसमस का दिन सुबह के 9-10 बजे होंगे। जूलियन की आंखें धीरे धीरे खुलती है। दुनिया घूमती हुई लग रही है, सब कुछ धुंधला है, आसपास सब ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहा है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोचने की कोशिश करते हैं मैं कहाँ हूँ और ये कैसा सपना है। जूलियन जैसे ही हिलने की कोशिश करता है तभी पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। इतना पेन होता है कि सांस रुकने लगती है। फिर धीरे धीरे जूलियन को याद आना शुरू होता है कि वो प्लेन के अंदर अपनी माँ के साथ, फिर लाइटनिंग स्ट्राइक, प्लेन क्रैश, ऊपर से गिरना, मतलब ये सच है, कोई सपना नहीं। जूलियन ज़मीन पर पड़ी थी, पीठ के नीचे कुछ हार्ड मेटल जैसा फील हो रहा था। फिर पता चलता है कि ये सीट का फ्रेम है। अपने आप को चेक करने लगती है, अपने शरीर के हर हिस्से को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश बेकार है। कुछ देर बाद अपने राइट शोल्डर को टच करती है और करते ही समझ जाता है कि हड्डी टूट गई है, हाथ बिल्कुल नहीं हिला पा रहा है। दाहिने हाथ में घाव गहरा है, खून सूख गया है, लेकिन दर्द ऐसा है कि जैसे कोई आग लगा दी हो। दाहिने आंख स्वेलिंग की वजह से बिल्कुल बंद, सिर्फ लेफ्ट आई से दिख पा रही थी। राइट एंकल में लिगामेंट फट गया था, पैर हिलाना भी मुश्किल है। बिल्कुल लाचार की तरह पड़ी थी और सोच रही थी कैसे चलूंगी मैं, कैसे। सर भी दर्द के मारे फट रहा है, इतना गहरा दर्द कि सोचना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर रियलाइज करता है कि चश्मा भी गायब, पैरों में सिर्फ एक सैंडल, दूसरा भी गायब। ऊपर से दिक्कत यह थी कि जूलियन की बिना चश्मे को ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता था। लांसा 508 क्रैश होने के बाद 24 घंटा बीत चुका था। फ्लाइट का एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम जैसे ही क्रॉस कर जाता है पुकल्पा ATC, कांटेक्ट करते हैं लिमा ATC के साथ। फ्लाइट 508 कहाँ है? अराइवल टाइम क्रॉस हो गया। Lima Control, this is Pucallpa. Flight 508 has missed its expected arrival time. लिमा ATC का जवाब आता है, टेक ऑफ के 36 मिनट बाद कनेक्शन टूट गया था। हम भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। We copy. We lost contact with Flight 508 36 minutes after takeoff. पुकल्पा एयरपोर्ट की वेटिंग एरिया में बहुत सारे लोग खड़े हैं, फैमिलीज, रिलेटिव्स, फ्रेंड, सब इंतजार कर रहा है। उनमें से एक आदमी भी है, हांस विलियम कोपेक, जूलियन की पापा। वो एक्साइटेड थी अपनी बेटी और बीबी से मिलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है घबराहट बढ़ता जाता है। फिर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट 508 डिलेड है ड्यू टू द बैड वेदर, प्लीज वेट। Attention please. Flight 508 is delayed due to bad weather. Please wait. लेकिन वेटिंग एरिया में लोग समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है। 2-3 घंटे और बीत जाते हैं, फिर फाइनली ऑफिशियल्स आते हैं और सच कहते हैं फ्लाइट 508 का कनेक्शन खो गया था थंडरस्टॉर्म एरिया के पास, लास्ट सिग्नल आया था, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। हांस विलियम के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाते हैं, वो सर पकड़ के जमीन पर बैठ जाती है। इमरजेंसी ऑपरेशन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। पेरुवियन एयरफोर्स की एयर हेलीकॉप्टर्स और सर्च प्लेन अमेज़न के जंगल की तरफ भेजे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में किसी चीज़ को ढूंढना, यानी सुई को घास की ढेर में से ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल है। पेड़ इतना घना था कि ऊपर से ज़मीन तक दिखाई नहीं देता, ऊपर से हेवी रेन, फॉग्स एंड क्लाउड, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। Negative visual. Nothing found. सर्च टीम पूरा दिन उड़ान भरते हैं, जंगल की ऊपर से बार बार घूमते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ना कोई व्हीकल्स दिखता है, ना कोई सिग्नल मिलता। शाम तक इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ जाती है, लांसा 508 crashed in Amazon, 92 पैसेंजर एंड crew presumed dead. Breaking news, Lanza Flight 508 has crashed in the Amazon rainforest. Última hora. El vuelo Lanza 508 se ha estrellado en la selva amazónica. Breaking news. Lanza Flight 508 has crashed in the Amazon rainforest. All 92 passengers and crew are dead. हंस विलियम उस रात सोया नहीं, बस यही उम्मीद से बैठा था कि जूलियन और मारिया किसी तरह बच जाए। दूसरी तरफ बहुत मुश्किल से जूलियन बैठ पाती है, हर सांस में दर्द। जब वो चारों तरफ देखती है तो सिर्फ जंगल ही जंगल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की पेड़ इतना घने हैं कि ऊपर से आसमान तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से तरह तरह की आवाज़ें जा रहे थे, जंगल की आवाज़ें, पक्षी, लाखों कीड़े मकोड़े, सब मिलकर एक डरावना माहौल बना दिया था। जूलियन को अपनी माँ याद आती है, उन्हें ढूंढना शुरू करती है। सीट बेल्ट से निकलने में पूरा 10 मिनट लगता है, क्योंकि दाहिने कंधों की हड्डी टूट गई है और एक हाथ से बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा था। जब खड़े होने की कोशिश करता है तब पता चलता है कि राइट लेग का लिगामेंट फट गया है और उसी वजह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 1-2 कदम चलने के बाद वो अचानक कीचड़ में गिर जाती है। बहुत कोशिशों के बाद एक पेड़ के सहारे लेके किसी तरह खड़ा होता है। थोड़े कदम चलने के बाद प्लेन के एक मुड़े हुए टुकड़े दिखते हैं और कुछ बिखरा हुआ सामान, और फिर दिखता है
3 कुर्सियां उल्टी पड़ी है कीचड़ में। पास जाके दिखता है तो 3 लाशें कीचड़ में आधी दबी हुई। हिम्मत करके एक लकड़ी से चेक करती है, कहीं माँ तो नहीं। एक फीमेल्स की बॉडी के नाखून में पिंक नेल पॉलिश दिखती है। वो समझ जाती है ये माँ नहीं, क्योंकि माँ कभी नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। एक तरफ उसे थोड़ी सी राहत मिलता है कि माँ यहाँ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गिल्ट भी होती है कि वो जिंदा है और बाकी सब लोग मर चुका है। तभी अचानक उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देता है, जिंदा लोग हैं कहीं। वो आवाज लगाती है मदद के लिए, Hello, anyone? Can you hear us? Is someone there? लेकिन जंगल इतना घना है कि पता नहीं चल रहा था आवाज कहाँ से आ रहा है। वो ध्यान से सुनती है और भागती है जिस तरह से आवाज आया था, लेकिन जंगल में चलना मुश्किल है। चश्मा नहीं है तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। आवाजें धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर बिल्कुल शांत हो जाती है। बस जंगल की आवाजें रह जाती है। वो वहाँ खड़ी रहती है, सोचती रहती है वो लोग कहाँ गया, माँ कहाँ गया। तभी उसे एहसास होता है कि अंधेरा होने वाला है, पहला रात जंगल में अकेली। वो एक बड़ी पेड़ के नीचे बैठ जाती है, अब हिलने का ताकत भी नहीं बची। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, ना कोई ब्लैंकेट ना जैकेट, बस वो और उसकी फटी हुई ड्रेस। ठंड भी लग रही है, दर्द भी हो रही है, डर भी लग रहा है। पहली बार उसे पूरा रियलिटी समझ आता है। माँ नहीं मिली, कोई हेल्प नहीं आने वाली, मैं अकेली हूँ, जख्मी हूँ, और वो भी अमेज़न की रेन फॉरेस्ट में। अगर बचना होगा तो खुद को ही कुछ करना होगा, और ये सिर्फ पहला दिन। पेड़ के नीचे कुछ देर बैठने के बाद जूलियन अनकॉन्शियस हो जाती है। दूसरे दिन जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह के 9 बज चुके थे। जूलियन उठती है, या कहना चाहिए उठने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि रात भर की ठंड और इंजरी ने उसके बॉडी को पूरी तरह स्टीप कर दिया था। बॉडी के हर हिस्सा कल से भी ज़्यादा दर्द कर रहा है। कंधे का दर्द अब अनबियरेबल हो चुका है। हाथ की घाव में इन्फेक्शन फैल रहा है, सूजन बढ़ गया है। तभी उसे रियलाइज होता है कि भूख भी लगी है। एक दिन से ऊपर हो गया, उसने कुछ खाया नहीं। वो क्रॉस साइड के आसपास घूमने लगती है, कुछ यूजफुल चीज़ ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक उसे एक बैग मिलता है। खोलकर देखती है तो उसमें कुछ क्रिसमस स्वीट्स और कैंडी दिखाई देता है। ये सब कुछ था जो उसको खाने के लिए मिलता है, बस कुछ स्वीट्स और कैंडीज। जूलियन बैठकर सोचने लगती है अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, और फिर पापा का ट्रेनिंग याद आती है। दोस्तों, जूलियन कोई आम लड़की नहीं थी। उसका पेरेंट्स मारी और हांस विलियम कोपेक जर्मन जूलॉजिस्ट थी। 1954 में लीमा में जन्म हुए जूलियन बचपन से ही एनिमल्स और जंगल के बीच पली बड़ी थी। 1968 में जब जूलियन सिर्फ 14 साल की थी, पेरेंट्स ने अमेज़न के बीच में पंगुआना रिसर्च स्टेशन बनाया। रियल जंगल लाइफ, स्नेक्स, इंसेक्ट, डेंजरस एनिमल, ये सब जूलियन के घर था। और पेरेंट्स ने उसने सिखाया था कि जंगल में कैसे जीना है, कौन सा प्लांट्स पॉइजनस है, कौन सा सेफ, डेंजरस एनिमल से कैसे बचना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन पापा ने कहा था, जूलियन अगर जंगल में तुम कभी खो जाओ तो बहते हुए पानी को ढूंढो। पानी के साथ साथ चलो डाउनस्ट्रीम में, पानी हमेशा लोगों तक ले जाती है। रिवर के पास विलेजेस होते हैं। ये लाइन बाद में जूलियन को जान बचाने वाली है। जूलियन कॉन्शियस हो जाती है पापा की ट्रेनिंग याद करते करते। अचानक उसे सुनाई देती है पापा बोल रहे हैं, जूलियन उठो, पानी ढूंढो। तभी अचानक आँख खुलती है और अपनी मन में ठान लेती है किसी भी तरह मुझे पानी ढूंढना है। जूलियन थोड़ा आगे बढ़ती है और एक छोटा सा पानी की धारा दिख जाती है। पहला अच्छा सिग्नल। वो ठान लेता है ये मेरी राह है और उस धारे के किनारे में चलना शुरू करते हैं। पापा ने ये भी सिखाया था कि पानी की धारा में चलना सेफ है। एनिमल जंगल के अंदर रहते हैं, पानी के बीच कम। लेकिन दोस्तों, चलना इतना आसान नहीं था। बिना चश्मे के दिखाई कम देता है। जूलियन चलने के लिए एक पेड़ का टूटा हुआ टाना लेती है। हर कदम पे स्टिक से चेक करती है, कोई सांप तो नहीं, कोई गड्ढा तो नहीं। कपड़े पूरे तरह फट गए हैं। तेज धूप में उसके स्किन को पूरी तरह बर्न कर दिया था और हर एक घाव से खून निकल रही है। कीचड़ लगा हुआ है, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन रुकना नहीं, चलते जाना है। और फिर ऊपर से एक आवाज़ आती है, सर्च प्लेन है, रेस्क्यू टीम सर्वाइवर को ढूंढने को कोशिश कर रहे हैं। जूलियन के मन में उम्मीदों की एक किरण जागती है। वो हाथ हिलाता है, जोर से चिल्लाता है, लेकिन प्लेन उसे देख नहीं पाती है, आगे निकल जाती है। जूलियन ज़मीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। दिल टूट जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो अपने आप से कहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से खुद निकलूंगी। चलते चलते फिर से रात हो जाती है। फिर से वही जंगल, वही भयानक अंधेरा। जूलियन एक पेड़ के नीचे शेल्टर लेती है रात गुजरने के लिए, लेकिन किस्मत देखो,
कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। एक अकेली लड़की बिना विंटर क्लॉथ की अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर बारिश में भीगती हुई, बस इमेजिन करो। तीसरा दिन शुरू होता है। चलना अब लगभग नामुमकिन हो गया था। घुटने की सूजन इतना बढ़ गया था कि पैर मुड़ना भी मुश्किल हो रहा था। वो पैरों को जमीन पर घसीट कर ले जा रहे थे। स्वीट्स लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ 4 से 5 कैंडी बची है। भूख इतना लगा है कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ और खाना चाहिए, फ्रूट्स, कुछ भी। जंगल में देखती है, बेरीज है, फ्रूट्स दिखती है, लेकिन पापा की वार्निंग याद आती है। अमेज़न जंगल में बहुत प्लांट पॉइजनस होती है, अगर कंफर्म ना हो तो मत खाओ। वो कोई रिस्क नहीं लेती, भूख सहती है, लेकिन गलत चीज खा के मरना नहीं। फिर पानी की धारा से पानी पीती है, वो भी रिस्की थी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं। और दोस्तों, एक नए मुसीबत, कीड़े मकोड़े, मच्छर जूलियन की हर जगह काट रहे थे। चेहरों पर, टांगों पर, चींटी घाव पर रेंग रही है। उन्होंने एक हाथ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल है। हाथ की घाव में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, पीप निकल रहा है, बदबू आ रहा है, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। रात में जूलियन को माँ की याद आती है। प्लेन में मारिया की आखिरी शब्द याद आती है, दैट इज द एंड, इट्स ऑल ओवर। जूलियन सोचती रहती है, माँ भी कहीं जिंदा है क्या? वो भी इंजर्ड है क्या? वो भी मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? उस वक्त जूलियन का सिचुएशन ये है, जंगल की अंधेरी रात, अकेली, जख्मी, भूखी, लेकिन वो हार नहीं मानती। एक ही बात दिमाग में है, पापा पुकल्पा में वेट कर रहा है, हर हाल में उसे वहां पहुंचना है। चौथा दिन सुबह एक अजीब आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। आवाज कुछ पहचानी सी लगती है। कुछ देर सुनने के बाद याद आती है, ये किंग वोल्टरेस की आवाज़ है। वो बड़ी पक्षी जो हमेशा मरे हुए बॉडीज़ के पास आते हैं उन्हें खाने के लिए, मतलब आसपास कहीं भी बॉडीज़ है। जूलियन उन पक्षी की आवाज़ को फॉलो करती है और एक जगह पहुंचती है। जैसे ही वो पास आती है तो वोल्टरेस उड़ जाती है। वहाँ फिर से 3 सीट पड़ी थी, प्लेन की 3 लाशें थी। जंगल ने उसे ढक लिया था, कीचड़ में आधी दबी हुई। हिम्मत करके वो एक लकड़ी से फिर से चेक करती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ भी नहीं मिलती। एक तरफ थोड़ी राहत मिलती है, दूसरी तरफ गिल भी होती है कि इतना लोग मर गया है और वो अकेली बच गई। लेकिन आगे बढ़ती है। कैंडीज खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ पानी बचा था। लेकिन एक अच्छी बात थी, पानी की धारा अब थोड़ी बड़ी होना शुरू हो गया था। पानी धीरे धीरे एक छोटी सी क्रीक बन रही थी। पानी बढ़ रहा था, मतलब वो सही रास्ते पे है। लेकिन दोस्तों, असली इम्तिहान अभी भी बाकी था। 5वें दिन तक जूलियन की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। कैंडीज खत्म हो चुकी थी, अब कोई खाना नहीं बचा, सिर्फ पानी। हाथ की घाव में अब सिर्फ पीप नहीं निकल रहा था, उसमें कुछ हिल रहा था। ध्यान से देखती है, सफेद कीड़े, रेंगने वाले कीड़े घाव के अंदर घुस गए थे। घाव की इन्फेक्शन की वजह से तेज बदबू आ रहा था। हर बार जब वो हाथ हिलाता है तो कीड़ों को फिजिकली फील कर सकते हैं। घाव के अंदर उसका मूवमेंट, उसका रेंगना, ये फीलिंग कंटिन्यूअस था हर सेकंड। उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं उंगलियों से, लेकिन एक हाथ से ये ऑलमोस्ट नामुमकिन टास्क था। दर्द भी बहुत ज्यादा है, वो लाचार फील करती है, खुद अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। भूख अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। सिर्फ फिजिकली पेन नहीं, मेंटल इफेक्ट्स भी शुरू हो गया था। बार बार हेलुसिनेशन दिखने लग रहे थे। कभी उसे लग रहा था कि माँ सामने खड़ा है, हाथ में खाना लिए और उसे बुला रही है। जूलियन उस तरफ तेजी से भागती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हवा। कभी दिखता है कि उसके सामने टेबल है और उसके ऊपर से ढेर सारे खाना लगा हुआ था और खाने का स्मेल भी आने लगता है। एक बार हेलुसिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग थी कि उन्हें लगता है कि पुकल्पा एयरपोर्ट पहुंच गई है, पापा सामने खड़ी है, स्माइल कर रहे हैं उसे देखकर। लेकिन नेक्स्ट सेकंड में रियलिटी हिट करता है, ये कोई एयरपोर्ट नहीं, सिर्फ एक बड़ा पेड़ है। स्टारवेशन का इफेक्ट भी क्लियरली दिख रहे थे। अब शरीर कमजोर होता जा रहा था, फिर उठने की ताकत भी नहीं बची। लेकिन वो पानी की धारे के साथ चलते रहता है। वो अब एक बड़ी नदी बन चुका है, पानी बढ़ रहा है, मतलब वो सही रास्ते पर है। धूप ने उसको स्किन को जला दिया है, चेहरे पर, हाथों पर, हर जगह छाले पड़ गए हैं। रात में बारिश में कपती है, दिन में धूप में जलती है, बुखार आ गया था। ऊपर से अब सर्च प्लेन की आवाजें नहीं आ रहा था। पहले 2-3 दिन में हर कुछ घंटे में प्लेन दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अब बंद हो चुका है। मतलब सर्च टीम अपने सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिए हैं। 6ठे और 7वें दिन चलना नामुमकिन रही है। नदी के किनारे बहकर जा रहा था, पानी में अपनी शरीर को बहा देता है,
कीड़ों की तादाद इतना बढ़ गया था कि अब वो घाव से बाहर दिखाई दे रहा था, बदबू भी आ रहा था। ये गैंग्रीन हो सकता है। एक हफ्ता हो गया था, इंसान से भी बात नहीं हुआ। कभी कभी अपने आप से वो बात कर लेती है, जूलियन चल, बस थोड़ी सी और। Julianne, come on, just a little more. 8वां दिन, नए साल, लेकिन जूलियन को पता नहीं तारीख क्या है, दिन क्या है। अब वो लगभग बेहोश रहती है। हेलुसिनेशन और भी तेज हो जाती है। एक बार लगती है कि एक दूर से एक झोपड़ी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ा पेड़। 8वां दिन, जूलियन अब शरीर और दिमाग दोनों से टूट चुकी है। चलना बिल्कुल बंद, सिर्फ नदी के किनारे रेंगने लगती है। पहली बार वो हारना सोचने लगती है। नदी के किनारे गिर जाती है कीचड़ में, कुछ मिनट ऐसे ही पड़ी रहती है, हारी हुई, टूटी हुई, लेकिन फिर उठने की कोशिश करती है। नहीं, अगर मैं यहाँ रुक गई तो सच में मर जाऊंगी। और वो एक बार फिर रेंगने लगती है, जख्मी, भूखी, लेकिन जिंदा है। और दोस्तों, इसी पल को कहते हैं इंसान का हौसला। कुछ घंटों बाद सूरज ढलने से पहले नदी के किनारे एक मोड़ आती है। मोड़ के बाद कुछ अलग दिखता है। एक छोटी सी झोपड़ी, खजूर के पत्ती की छात, किनारे पर एक नाव। लोग यहाँ रहते हैं। वो उस झोपड़ी की तरफ रेंगने लगती है, लेकिन अंदर कोई नहीं, खाली। ये लकड़ी काटने वालों की अर्जी झोपड़ी है। निराशा होती है, लेकिन फिर सोचती है लोग यहाँ आती है, वो वापस आएंगे। फिर कोने में एक डब्बा देखती है, एक डब्बा पेट्रोल का। साल पहले पंगवाना में पापा के एक डॉग्स था। उस डॉग्स के घाव में एक बार कीड़े घुस गए थे। पापा ने मिट्टी का तेल यूज किया था उस कीड़े को मारने के लिए। ये पेट्रोल है, मिट्टी की तेल की तरह, खतरनाक भी है। गलत तरीके से उसे यूज करो तो मुसीबत, लेकिन कोई रास्ता नहीं। अगर ये नहीं किया तो घाव से मर जाऊंगा। जूलियन फैसले ले लेती है, डब्बा उठाती है, खोलती है। अब कैसे डाले घाव में? कोई पाइप नहीं, कोई सुई नहीं। अपने होठों को डब्बे पे मुंह पर रखती है, पेट्रोल मुंह में ले लेती है। थोड़ा स्वाद भयानक है। फिर अपने जख्मी जगह पर थूक देती है। दर्द, बहुत तेज दर्द होने लगती है, लेकिन असर दिखाई दे रहा था। कीड़े तड़प रहे थे और धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। उंगलियों से धीरे धीरे उसे निकलना शुरू करते हैं। एक एक करके सब कीड़े को निकलते हैं। बाद में गिनना शुरू करता है तो 1-2 करके 40 तक पहुंच चुके थे। वो झोपड़ी में रात गुजरने वाली है। पहली बार 10 दिन बाद एक छत, चारों दीवार, बारिश से सुरक्षा। फर्श पे वो लेट जाती है। अजीब शांति भी है। कल कोई लोग आएगा और मैं बच जाऊंगी। उम्मीद वापस आ जाती है और उसी उम्मीद के साथ थकान उसे दबोच लेती है। सोने से पहले आखिरी ख्याल, पापा मैं आ रहा हूँ, बस थोड़े इंतजार करो। और वो गहरी नींद मर चली जाती है। पहली बार सुकून की नींद। दोस्तों, 10वां दिन, जूलियन की आंखें खुलती है। पहली बार 10 दिनों में आराम से सोई। झोपड़ी की छत देख रहे थे। चिड़ियों की आवाज आ रहा है, लेकिन अब ये आवाजें डरावनी नहीं लगती है। वो सोचने लगती है, मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ। बाहर निकलते ही नदी की आवाज सुनाई देती है। हवा ताजी लग रही है। हाथ की घुमाई भी दर्द कर रही है, लेकिन अब उसमें कीड़े नहीं, साफ हो गया है। अब बस एक इंतजार है, लोग आएंगे, कोई भी आ जाए। पूरे दिन वो झोपड़ी से बाहर बैठी रहती है, नदी को देखती रहती है। अगर कोई नाव आए तो दिखे, अगर कोई चिल्लाए तो सुन सके। लेकिन दिन ढल जाती है, कोई नहीं आता। कल लोग जरूर आएंगे। इसी उम्मीद से वो रात में फिर से झोपड़ी के अंदर सो जाती है, जिंदा, उम्मीद से भरी हुई। 11वां दिन, सुबह होती है। जूलियन नदी के किनारे बैठी थी, सोचती रही थी अगर आज कोई ना आए तो मैं खुद उस नाव को चलाने की कोशिश करूंगी। 2 घंटे गुजर जाती है, 3 घंटे, 4 घंटे, कोई नहीं आती। लेकिन दोपहर के अराउंड 1 बजे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दे रहा। जूलियन ध्यान से सुनती है। पहली बार लगती है हेलुसिनेशन है, लेकिन नहीं, ये रियल है। इंसानों की आवाज, स्पेनिश में बातचीत कर रहे हैं लोग। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए चिल्लाते हैं। आवाजें रुक जाती है, फिर कदमों की आवाज तेज, लोग भागते हुए आ रहे हैं। और फिर पहली बार 11 दिन बाद 3 आदमी दिखती है। लकड़ी काटने वाली मजदूर, लंबे बाल और दाढ़ी। जब वो जूलियन को देखती है वो शौक है। ऐसे सीन उन्होंने पहली बार देखी है। जूलियन की कंडीशन एक्सट्रीम है। कपड़े फट गया है, बाल उजली हुई, चेहरे पर खून और कीचड़। सोच लिया था कि ये कोई यकरुना है, लोकल लीजेंड, पानी के स्पिरिट। क्योंकि इतने इंजर्ड के साथ कोई नॉर्मल इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। जूलियन स्पेनिश में हेल्प मांगती है, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करती है कि वो लांसा फ्लाइट के पैसेंजर थी जो क्रिसमस के दिन क्रैश हो गया था। वो लोग शॉक्ड है। लांसा क्रैश की न्यूज उन्होंने सुनी थी,
सब मर गए थे, लेकिन ये लड़की जिंदा है। वो 3 लोग, उसका नाम था मार्को रिबेरा और उसकी 2 साथी, तुरंत जूलियन को हेल्प करती है, उसे झोपड़ी के अंदर ले जाती है, घाव साफ करती है, पानी पिलाती है, खाना देती है। 4 जनवरी दोपहर को लोग जूलियन को कनों में बिठा के तोरनाविस्ता की तरफ निकल जाती है। 11 घंटे की नाव जर्नी रात को तोरनाविस्ता पहुंचती है। अगले दिन हेलीकॉप्टर से जूलियन को पुकल्पा हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर सोचती है 11 दिन जंगल में अकेली, वो इतनी इंजर्ड और फिर भी जिंदा, मेडिकली इम्पॉसिबल। तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और फिर हॉस्पिटल में हंस विलियम कोपेक आती है, जूलियन की पापा। 11 दिन से अपनी बेटी और बीबी का इंतजार कर रहा था। आज जूलियन मिल गया, लेकिन मारिया। पापा जूलियन की गले लगती है, दोनों रोती है। पापा पूछते हैं मारिया के बारे में, जूलियन कहता है नहीं। पापा समझ जाता है कम से कम एक तो बच गया। पापा कहते हैं मुझे पता था तुम बच जाओगे, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाया था। I knew you would survive. I taught you everything and you made it. तुम्हें हर कोई ट्रेनिंग दिया था। जूलियन कहते हैं पापा आपका कहा हुआ याद मुझे याद है, पानी को फॉलो करो, और उसी ने मेरा जान बचा। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जूलियन सर्च टीम को इंफॉर्मेशन देता है। वो लोकेशन बताता है जहां उन्होंने प्लेन के टुकड़े दे और बॉडीज देखी थी। 12 जनवरी प्लेन क्रैश के 19 दिन बाद मारिया कोपेक के शरीर मिलता है। पता चलता है कि मारिया पहले कुछ दिन जिंदा रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा इंजरी की वजह से वो मर चुका था। ये सच जानना जूलियन के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन पापा उसे समझाता है कि उसने जो कर सकता था वो उसने किया। रिकवरी में महीने लग जाता है। शरीर की घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन दिमाग और दिल की जख्म वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जूलियन पापा के साथ जर्मनी चले जाती है। वहाँ से वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है, बायोलॉजी में हायर स्टडी करते हैं और फिर डॉक्टरेट कंप्लीट करते हैं। उसकी रिसर्च, उसका जंगल की प्रति प्यार, ये सब जूलियन अपने अंदर जिंदा रखा। आज 2025 में जूलियन कोपेक 70 साल की है और वो पंगवना रिसर्च स्टेशन का डायरेक्टर, वही रिसर्च स्टेशन जहाँ उसके पेरेंट्स ने काम किया। सबसे हैरानी की बात ये है कि वो उस अमेज़न जंगल में काम करते हैं जहाँ वो 11 दिन अकेली, जख्मी और भूखी भटक रही थी। वो जंगल जिसे वो कभी भी छोड़कर भाग सकती थी, वही जंगल अब उसका घर है, उसका काम है, उसका अपना पूरी कहानी। उन्होंने अपनी पूरी कहानी When I Fell from the Sky नाम की एक किताब में लिखी है, ताकि दुनिया जान सके कि हौसला, ज्ञान और जीने की चाह कैसे इंसान को आम से खास बना देता है। दोस्तों, जूलियन की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहला, प्रैक्टिकल नॉलेज जान बचा सकता है। पापा की एक सिंपल एडवाइस, पानी को फॉलो करो डाउनस्ट्रीम में, ये जूलियन की जान बचाए। रियल लाइफ किल कभी भी वेस्ट नहीं होता। दूसरा, मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। 9 दिन जूलियन कंप्लीटली टूट चुकी थी, लेकिन फिर वो वही उठने और चलने लगी। विल पावर ने उसे जिंदा रखा। तीसरा, पेरेंट्स के एडवाइस को वैल्यू कर देना। कभी कभी उनका बातें बोरिंग लगती है, लेकिन मुश्किल वक्त में वही काम आती। चौथा, पैनिक मत करो, लॉजिकली सोचो। जूलियन ने घबराने की जगह पापा की ट्रेनिंग याद की और स्टेप बाय स्टेप उसे एग्जीक्यूट किया। आज जूलियन कहती है, आई एम नॉट ए हीरो, आई एम जस्ट ए समवन हु रिफ्यूज टू गिव अप। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 10,000 फीट ऊपर से गिरना, 11 दिन अकेले जंगल में, ये प्रूव करता है कि इंसान की स्पिरिट कितनी स्ट्रांग होती है। जूलियन आज भी जिंदा है। 70 साल की उम्र में वो बायोलॉजिस्ट है, पंगवना रिसर्च स्टेशन के डायरेक्टर है, लेकिन उसी जंगल में काम करती है जहां वो 11 दिन सर्वाइव की थी। उसकी स्टोरी एक रिमाइंडर है कि लाइफ कितनी भी मुश्किल हो ना हो, अगर आप हार नहीं मानते तो जीत सकते हो। ये जूलियन कोपेक की असली कहानी है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और हाँ, अपनी पेरेंट्स की बात सुनो, हो सकता है कभी काम आ सकता है। धन्यवाद दोस्त।